लोग ऐसे कहते हैं कि 1.5 साल में इंडिया में रिटर्न ही नहीं बना, हम तो इंडिया से बाहर निवेश करना चाहिए था, कोरिया में करना चाहिए था, ताइवान में करना चाहिए था। उन मार्केट्स में कुछ रिटर्न नहीं बना। आज अगर हम देखें तो कच्चे तेल के दाम अभी वापस $80 के नीचे आ चुके हैं। एक माहौल ऐसा बन रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो एक यूफोरिया था वो थोड़ा संभल रहा है। भारत के लिए दोनों चीज़ें अच्छी है और सरकार ने भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं रूपी को भी प्रॉप अप करने के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई निवेशक 1.5 साल से निवेश करके हताश हो रहा है तो ये समय है कि शायद आप और निवेश करें। अगले 2-3 सालों में आपको उसका पूरा फायदा मिल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, पर आपने जो पेशेंस दिखाया है उसका आपको जरूर फायदा मिलेगा। आपने ये अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2026 जो साल है एसआईपीज और पैसिव फंड्स फोकस में रहेंगे। स्टॉपेजेस हैं वो बहुत बढ़ गए, पॉजेस बहुत बढ़ गए। तो क्या इससे आप चिंतित होते हैं? क्योंकि एसआईपी का जो पर्पस है वो तभी कामयाब होगा अगर आप जब गिरेगी मार्केट तब भी बने, नहीं तो आप लमसम ही करेंगे। सिंपल है कि इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ एक बहुत ही दिग्गज जुड़ रहे हैं भारत के स्टॉक मार्केट के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से, इन्वेस्टमेंट जगत से, रिसर्च, प्रोडक्ट, हर चीज तो ये कर चुके और 2 दशक से भी ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। चिंतन हरिया, जिनको आप में से बहुत लोग फॉलो करते हैं और बहुत ही सटीक ज्ञान देते हैं, ये रिसर्च बैक्ड देते हैं, ओपिनियन नहीं, रिसर्च करके बात करते हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के, जो आप सब जानते हैं देश के वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चिंतन आने के लिए, बात करने के लिए। बहुत साल हो गए आपसे बात की है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सामने बैठे हैं मेरे, और ख़ासकर इस माहौल में बिल्कुल जब इतनी अनिश्चितता है। सब लोग हताश होके बैठे थे। अब थोड़ा बहुत लग रहा है जैसे कि जो वॉर क्लाउड्स हैं थोड़े हट रहे हैं। आपने इस पर लिखा भी है जब मैं रिसर्च कर रहा था कि आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या व्यू है बाजार के नज़रिए से। तो पहले तो इन 2-3 बड़ी जो चीज़ें हो रही हैं उन पे बात करते हैं, फिर और चीज़ों पे बात करेंगे। ये जो पूरा जो वॉर का माहौल था 18 महीने से हम देख रहे हैं, जिसको टाइम करेक्शन कहते हैं भाषा में, कि भाई कुछ हो नहीं रहा, मतलब ऐसे ही चल रहा है ऊपर नीचे, ऑल टाइम हाई से भी हम लो हैं। तो इकोनॉमी एक चीज़ दर्शा रही है कि भाई बढ़ रही है, अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन बाजार जो है अभी भी निवेशक जो हैं थोड़े परेशान हैं, चिंतित। तो ये माहौल आप कब तक देखते हैं चलते हुए? अगर हम निवेशकों की बात करें तो जो नए निवेशक ज़्यादातर आए 2023-24 में, उनको शायद चिंता ज़्यादा हो रही होगी। पर अगर हम निवेशक जो पहले से निवेश कर रहे हैं 2013-14 से, या फिर 2018-19 से भी जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोविड का भी लो देखा, उनके लिए शायद उतनी चिंता की बात भी नहीं है। क्योंकि मार्केट ने जो रिटर्न 2020 मार्च से लेके 2024 सितंबर तक दिया था वो इतना अच्छा था, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और अगर हम आज कंपेयर करें तो लोग ऐसे कहते हैं कि 1.5 साल में इंडिया में रिटर्न ही नहीं बना, हम तो इंडिया से बाहर निवेश करना चाहिए था, कोरिया में करना चाहिए था, ताइवान में करना चाहिए था। पर उसका अगर हम देखें तो 2020 से 2024 उन मार्केट्स में कुछ रिटर्न नहीं बना था। और क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना सारा निवेश हुआ पिछले 2-3 सालों में, तो वो मार्केट्स बढ़ गई और भारत में थोड़ा कंसोलिडेशन आ गया। हम 2024 में महंगे थे, हमारा ऐसा व्यू था कि जो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स है उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्केट महंगे थे, मिड एंड स्मॉल कैप भी बहुत चल चुके थे। अभी 1.5 साल में हम जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद आज मानते हैं कि जो घरेलू निवेशक है उन्होंने बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में भी डाला है, डायरेक्ट इक्विटी में भी डाल रहे हैं, और उसी के साथ साथ जो फॉरेन निवेशकों ने पैसा माल यानी कि बेचा है मार्केट में, उसके कारण एक अच्छा मौका बन गया है लार्ज कैप में निवेश करने का। तो आज अगर हम देखें तो इतना सारा पैसा लार्ज कैप में बन सकता है अगले 2-3 सालों में, क्योंकि लार्ज कैप आज इतने सस्ते हो चुके हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी हो, फाइनेंस हो, ऑयल एंड गैस हो, तो एक अच्छा मौका बन रहा है। और जितने भी नेगेटिव्स थे, कच्चे तेल के दाम ज़्यादा थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना सारा पैसा जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि हमारी टेक इंडस्ट्री को बुरा हाल हो जाएगा, आज अगर हम देखें तो कच्चे तेल के दाम अभी वापस $80 के नीचे आ चुके हैं। और एक माहौल ऐसा बन रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो एक यूफोरिया था वो थोड़ा संभल रहा है। भारत के लिए दोनों चीज़ें अच्छी हैं और सरकार ने भी काफ़ी
अच्छे स्टेप्स लिए हैं रुपये को भी प्रॉप अप करने के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर कोई निवेशक 1.5 साल से निवेश करके हताश हो रहा है तो ये समय है कि शायद आप और निवेश करें। अगले 2-3 सालों में आपको उसका पूरा फायदा मिल जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, पर आपने जो पेशेंस दिखाया है उसका आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। और जब भी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की दर बढ़ती है तो इक्विटी मार्केट्स को एक अच्छा उसका फायदा होता है, वो अगले हमको 2-3 साल में देखने को मिलेगा। आपने ये अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2026 जो साल है, शायद आप कैलेंडर ईयर की ही बात कर रहे थे, लेकिन जो भी मतलब एसआईपीज और पैसिव फंड्स फोकस में रहेंगे। एसआईपी की जो ओवरऑल बुक है, डिस्पाइट जो क्राइसिस हुई ये वॉर के कारण, वो लेवल बरकरार रहा। लेकिन अगर देखें उसको थोड़े और करीब से और आप रिसर्च पे बेसिस पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि जो स्टॉपेजेस हैं वो बहुत बढ़ गए, पॉजेस बहुत बढ़ गए, तो क्या इससे आप चिंतित होते हैं? क्योंकि एसआईपी का जो पर्पस है वो तभी कामयाब होगा अगर आप जब गिरेगी मार्केट तब भी बने रहेंगे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। नहीं तो आप लमसम ही कर लें। करेक्ट करेक्ट। तो वो एक बात है। और पैसिव पे मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई जगहों आपने आर्टिकल्स में भी लिखा, और एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने आपका जहां आपने निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और अगर आप निफ्टी 100 लें, इनमें भी क्या फर्क है। तो मतलब बहुत शायद उतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि पूरा जिस तरह से आपने समझाया, लेकिन अब कितने इंडेक्स बन गए। बिल्कुल। और उसमें हमारा अच्छे इंडेक्स बन उसमें गए। हमारा भी योगदान काफी हाँ, सारा नहीं रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, आप लोगों का योगदान इन तो टर्म्स मैं तो ऑफ आपकी निवेशकों को लिए लाना नए बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, मैं तो इसे तभी मैंने इंट्रो में भी कहा कि आप वन ऑफ द पायनियर्स हैं इस देश में, और आप तो खासकर प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट, इन सब में अहेड रहते हैं। तो इन दोनों जगहों पे बताइए, क्योंकि एक तो एसआईपी के लिए आपकी क्या राय है लोगों को जो कर रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरा पैसिव फंड विदेश में बहुत पॉपुलर है। हमारे देश में हमेशा हम लोग बहुत ओपिनियनेटेड लोग होते हैं, तो एक कोई चीज़ होती है तो 10 उसके अलग चीज़ें आ जाती हैं कि अल्फा नहीं है, ये नहीं है, कोई कहते हैं कॉस्ट उसके इतने कम है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये एक्टिव पैसिव की डिबेट तो आप भी जानते हैं चलती रहती है। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से समझा पाए निवेशक को पैसिव फंड होते क्या हैं और उनकी आपको क्या उनकी क्या जरूरत है आपके पोर्टफोलियो। बिल्कुल, तो मैंने करियर की शुरुआत एक्टिव फंड से की थी, फिर जब प्रोडक्ट्स देख रहा था तभी पैसिव फंड जितने सारे लॉन्च किए, तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मैं जानता हूं। पर मैं सिप की पहले बात करता हूं, क्योंकि आपने सिप के बारे में ऐसा देखा जाएगा तो आज भी अगर हम देखें तो भारत के सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास सिप है। तो ये जो नंबर है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो होना चाहिए, क्योंकि भारत में निवेशकों की संख्या बढ़नी चाहिए। दूसरा, पिछले 6 महीने में जो माहौल बना था वो इतना 12 महीने 18 महीने से रिटर्न नहीं बना है। फिर ऑब्वियसली वॉर जो बिल्कुल देश के करीब इतना, और उसके कारण कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ चुके थे, तो लोगों को थोड़ा घबराहट हुई। मार्च के महीने में अच्छा खासा गिरावट भी हुई, उसके कारण आपको स्टॉपेजेस भी दिख रहे हैं, स्लो डाउन भी दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। पर अगर हम मैक्रो की बात करें और जैसे आपने कहा रिसर्च बैक या नंबर बैक की बात करें, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो करीबन 400 लाख करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 350 लाख करोड़ के आसपास होगी। उसमें अगर हम देखें कि 15% हमारी सेविंग्स रेट है, यानी कि 45 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ की बचत होती है हर साल। अभी हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर 45 लाख से 50 लाख करोड़ की बचत है तो 4 से 5 लाख करोड़ यानी कि 10% क्या इक्विटी मार्केट्स में एसआईपी के द्वारा नहीं आ सकता। और उसको अगर हम रिवर्स कैलकुलेट करें, अगर 4 से 5 लाख करोड़, तो करीबन 30 से 35 हजार करोड़ का नंबर आ जाता है। और हमारी अर्थव्यवस्था 12 या 13% से बढ़ने वाली है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एसआईपी बुक भी उसके साथ साथ बढ़नी चाहिए। तो जैसे ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, जैसे इक्विटी का कल्चर आज बहुत आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ते जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें ऐसा नहीं लगता कि एसआईपी की जो आज आपको थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है वो परमानेंट स्लो डाउन है, ऐसा नहीं है। ये जो दर है वो बढ़ता रहेगा, तो एसआईपी की चिंता नहीं है। और उसके कारण इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स को एक फ्लो मिल रहा है, जिससे हम जो विदेशी निवेशक बेच रहे हैं उससे हम खरीद पा रहे हैं, और वरना आज मार्केट का हाल और भी बुरा होता। तो डेफिनेटली मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का कारण एसआईपी कर रहा है, जो बहुत अच्छा है।
और इस स्टेबिलिटी के कारण निवेशक भी टिके रहे हैं। वरना अगर मार्केट 15-20% आज नीचे होता तो लोग थोड़े घबरा के ज़्यादा निकलने की कोशिश करते। हमने 2008 में भी वो देखा हुआ है। तो वो एक डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। जो पैसिव वर्सेस एक्टिव की बात करते हैं, क्लियरली एक्टिव और पैसिव दोनों का समावेश हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक्टिव में ऑफ कोर्स फंड मैनेजर खुद नक्की करते हैं कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक में निवेश करना है। पैसिव में आपको चुनना पड़ता है कि आपके लिए कौन सा सही पोर्टफोलियो या सही इंडेक्स है। उसके लिए आपको गहरा काम करना पड़ता है या अच्छे एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 75 से 80% एक्टिव, 20 से 25% पैसिव अगर आपके पोर्टफोलियो में है। और पैसिव में हम ऐसा भी मानते हैं गोल्ड और सिल्वर, सोने चांदी की अगर बात करें तो वो भी आपके पोर्टफोलियो में समावेश पैसिव के द्वारा आसानी से हो सकता है। बाहर के देशों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ की मार्केट इतनी बढ़ चुकी है, खासकर अमेरिकी मार्केट जहाँ पर $75 ट्रिलियन का आज मार्केट कैप है। उनकी अर्थव्यवस्था से 2 गुना ज़्यादा उनका मार्केट कैप हो चुका है। शायद वो सस्टेनेबल नहीं भी है। वहाँ पर पैसिव्स का ग्रोथ उसके वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो है, जैसे कि आउट परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कुछ ही चुनिंदा 6-7 स्टॉक की वजह से रिटर्न आ रहा है। पर वहाँ पर बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज है ईटीएफ्स को, जो म्यूचुअल फंड्स को नहीं है। तो क्योंकि टैक्स एडवांटेज, और क्या टैक्स एडवांटेज है वो भी बता देता हूँ निवेशकों के लिए। अगर आपने ईटीएफ के द्वारा अमेरिकी मार्केट्स में निवेश किया तो आपका जो अनबुक्ड गेन्स या अनरियलाइज्ड गेन्स है उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। पर अगर आपने म्यूचुअल फंड के द्वारा अमेरिकी मार्केट में निवेश किया वहाँ के इन्वेस्टर्स ने, तो अनबुक्ड गेन जो होता है, अनरियलाइज्ड गेन होता है, वहाँ पर उनको उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर है ईटीएफ और एमएफ टैक्सेशन का अमेरिका में, उसके कारण ईटीएफ मार्केट वहाँ पर म्यूचुअल फंड मार्केट से बड़ा हो चुका है अमेरिका में। भारत में तो टैक्सेशन दोनों का सेम है, तो हमें नहीं लगता कि, और भारत में ऑफकोर्स अल्फा भी जनरेट कर रहे हैं हमारे फंड मैनेजर, तो एक्टिव और पैसिव दोनों का मिश्रण भारत में बढ़ता रहेगा। दोनों का अपना एक एडवांटेजेस है। बहुत सारे फैमिली ऑफिस, एचएनआई इन्वेस्टर्स पैसिव में भी निवेश कर रहे हैं। क्यों? और उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे कि आपको टेक्नोलॉजी आज पसंद है और सबसे भारत की चुनिंदा बड़ी 10 कंपनियां, 12 कंपनियां आपको खरीदनी है, तो आपको पता है आपने एक टेक ईटीएफ या आईटी ईटीएफ खरीद लिया, क्योंकि आप उसमें कितना प्रतिशत कौन सा स्टॉक है आप पहले से देख पाते हो। इंडेक्स आपके सामने है, रोज आपको इंडेक्स दिखता है। तो हमने ऐसा देखा हुआ है कि जो लोग बहुत ही रिसर्च करके निवेश करते हैं उनके लिए ईटीएफ और इंडेक्स फंड बहुत ही आसान तरीका है। अगर उनका कुछ व्यू बनता है तो व्यू को अमल में लाने के लिए वो पैसिव फंड यानी कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कारण है, जैसे कि आपने कहा, कि इंडिया में पहले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ईटीएफ्स हुआ करते थे। सेक्टोरल ईटीएफ्स वहाँ पर उतने नहीं हुआ करते थे। अगर आज आप देखोगे तो ऑयल एंड गैस में अगर आपकी रुचि है, आपको पसंद है, तो आपके पास ऑयल एंड गैस ईटीएफ भी है। मेटल ईटीएफ जो पिछले 1 साल से बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो भी है। तो क्योंकि इतने सारे अभी ईटीएफ, सेक्टोरल, स्मार्ट बीटा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी स्मार्ट बीटा, सेक्टोरल ईटीएफ्स आ चुके हैं, तो निवेशकों को उसका पूरा फायदा मिल रहा है। अगर हम सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की भी बात करें तो पहले सिर्फ बैंक इंडेक्स हुआ करता था, फिर प्राइवेट बैंक इंडेक्स आया। प्राइवेट बैंक इंडेक्स के बाद क्योंकि बैंक्स बहुत बड़े हो जाते थे, तो एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में पूरा आपको जो वेल्थ है, इंश्योरेंस है, एनबीएफसी है, उसका फायदा नहीं मिलता था। तो नॉन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी अवेलेबल है आज। उसी के साथ साथ अगर किसी को लगता है कि कैपिटल मार्केट प्ले ही करना है क्योंकि भारत की कैपिटल मार्केट्स अच्छी करेगी, तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी है। तो अगर हम देखें तो जिन जिन म्यूचुअल फंड ने सोच के या जिन जिन एएमसीज ने सोच के अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स लाए हैं, पर इन्वेस्टर्स के पास आज चॉइस बहुत बड़ा है। और उसके कारण भी अगर कोई निवेशक रिसर्च कर रहा है, उनको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट मार्केट का पसंद है और अच्छा ईटीएफ उसके अवेलेबल है, तो वो उसमें निवेश कर रहे हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग भी ईटीएफ के द्वारा काफ़ी पॉपुलर है। आज बहुत सारे फंड्स बंद हो चुके हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो लिमिट है वो बंद हो चुका है। पर वरना जो भारतीय निवेशक भारत में बैठे बैठे बाहर निवेश करना चाहते थे, उनके लिए भी जो पैसिव निवेश है वो बहुत सारा इंटरनेशनल ईटीएफ या इंडेक्स फंड के द्वारा, जो भारत डोमेस्टाइल म्यूचुअल फंड दे रहे थे, उसके द्वारा हो रहा था। तो उसका पॉपुलैरिटी का कारण है कि बहुत सारे सेगमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे आपको सेक्टर्स जोड़ने को मिल रहे हैं और आपको पोर्टफोलियो पहले से पता है। और क्या ये कॉस्ट का इसमें क्या इम्पोर्टेंस? मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर कॉस्ट के बेसिस पे अगर आप कोई निवेश करते हो तो उसमें आपको कोई लंबा फायदा फर्क होना है। अगर आप देखो तो कॉस्ट के बेसिस पे आपने गलत इंडेक्स चूज कर लिया, सस्ता भी हुआ तो भी आपका नुकसान हो सकता है। तो कॉस्ट से भी ज्यादा वो इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो इंडेक्स को कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है एएमसी, यानी कि उसका स्ट्राइकिंग एरर वगैरह उतना नहीं है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। कॉस्ट वैसे भी भारत में कम है, अगर हम एक्टिव की भी बात करें, पैसिव की भी बात करें, और वो सब कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है।
पर कॉस्ट के बेसिस पे रिटर्न भारत में 15 से 20% रिटर्न अगर बनने की क्षमता है, 12 से 15% रिटर्न बनने की क्षमता है लंबी अवधि में, तो कॉस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आपने सेक्टर और सेगमेंट गलत चूज कर लिया तो आपका नुकसान बहुत हो सकता है। तो कॉस्ट इज नॉट अ कंसिडरेशन। यस, पैसिव फंड सस्ते होते हैं, पर सस्ता अच्छा है ऐसा जरूरी नहीं है, और महंगा बुरा है ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो रिफॉर्म्स, प्रोडक्ट रिफॉर्म्स आए पैसिव में, वो एक्टिव में भी तो आए। अब बिल्कुल। जैसे एक समय था जब सेक्टोरल फंड्स को बहुत हाई रिस्क माना जाता था, मैं 20-25 साल पहले की बात कर, उसका लेकिन कारण था। कारण था, उसका कारण है था। ना। लेकिन अब जैसे क्या है, इतने थीमेटिक फंड्स आ गए, क्योंकि हमारे जैसे आपने राइटली कहा कि जहां पहले एक बैंकिंग में आपके पास 5 नहीं होते थे, अब कंपनियां भी बड़ी हो रही हैं, बिल्कुल। सेक्टर्स बड़े हो रहे हैं, तो थीम्स भी हैं, सेक्टोरल भी हैं एक्टिव में। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर देखें तो देखिए कितने अच्छे प्रोडक्ट आए हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन जिसे कहते हैं, कि अगर आप में खुद क्षमता नहीं है एसेट एलोकेशन अपने खुद की करने की, ना आप किसी एडवाइजर के पास जाना चाहते हैं, तो वो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है वहां से कुछ हद तक। मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो आप नहीं मैप कर सकते, लेकिन फिर जैसे फ्लेक्सी कैप आ गए, हाइब्रिड टाइप, कि आपको अगर समझ नहीं आ रही लार्ज कैप लेना है, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो फंड। तो मैं कह रहा हूं वहां भी कितने रिफॉर्म आए। बिल्कुल। तो एक्टिव वर्सेस एक्टिव में भी तो काफी विकल्प हैं। इसलिए इसलिए आप आज देखोगे तो आज भी एक्टिव का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है। और जैसे कि आपने कहा एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स, और ऑब्वियसली अगर हमारे पास उसमें हमारे बहुत बड़ा हिस्सा जो हम मैनेज करते हैं वो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में, हमने बहुत सोच समझकर पिछले 10-12 सालों में वो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो क्रिएट किया ताकि निवेशकों को किसी भी तरह का एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट चाहिए, उनके रिस्क के हिसाब से उनको निवेश करने का मौका मिले, राइट। और उसमें ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर है बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड कैटेगरीज। बिल्कुल, और इस बैलेंस कैटेगरीज में आपने जैसे कहा, निवेशकों का सबसे बड़ा नुकसान कब होता है? जब मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है आप निवेश करते हो, जब मार्केट बुरा कर रही होती है आपने पैसा निकालना पड़ता है या आप डर जाते हो। उल्टा करना चाहिए आपको, जब मार्केट नीचे है पैसा लगाना चाहिए, और जब मार्केट महंगा है आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। रोज रोज अगर आप खुद ये करने जाओगे तो आपका जो खुद का व्यवसाय है आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए बैलेंस एडवांटेज फंड हो या मल्टी एसेट फंड हो, फंड मैनेजर्स का काम है। और एक फंड मैनेजर नहीं, वहां पे भी अगर आप देखोगे तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में भी और आईसीआईसीआई में भी अगर हम देखें तो 2, 3, 4, 5, 6 फंड मैनेजर्स अपना पूरा ध्यान उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है। हम जितना, और क्योंकि आज मार्केट इतना बड़ा है तो साइज इज ऑल्सो नॉट अ कंस्ट्रेंट। और आमतौर पर ऐसा होता है जब मार्केट बेच रही होती है हम खरीद रहे होते हैं, जब मार्केट खरीद रही होती है हम बेच रहे होते हैं। तो एक ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग और विदाउट इम्पैक्ट अगर हम रीएलोकेशन कर सकते हैं तो इन्वेस्टर्स को उसका फायदा मिलता है। और इसीलिए सरप्राइजिंग बात यह है, हमने सोचा था जब एसेट एलोकेशन की बात करेंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करेंगे तो छोटे निवेशक जुड़ेंगे, पर आज फैक्ट है कि जो बड़े निवेशक है या लार्ज इन्वेस्टर्स है उनको भी एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स काफ़ी एक अच्छा लग रहा है। और हमारे बहुत बड़े निवेशक उनमें एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जो हमको पहले नहीं लगा था कि वो होंगे। तो दे ऑल्सो बिलीव के, क्योंकि आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ता, आप जो चर्न वगैरह होता है, वरना आप खुद करोगे तो आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा। तो एक लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टिंग और मार्केट के साइकिल उतार चढ़ाव से डरे बगैर आपको पैसा बनाना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड। और पिछले 2-3 सालों में उनकी पॉपुलैरिटी इन जनरल मार्केट में बढ़ी है, जैसे जैसे मार्केट में एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन्वेस्टर एजुकेशन हो रहा है। और हम आज बात कर रहे हैं, आई एम श्योर इस माध्यम से भी बहुत लोगों को बिल्कुल। रुचि आएगी बैलेंस एडवांटेज फंड और एसेट एलोकेशन फंड्स के प्रोडक्ट्स में। और कभी फ्यूचर में इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में डीप डाइव करना है तो शायद हम 1 घंटा इनके बारे में बात कर सकते हैं, उतना सारा स्कोप है। स्कोप है। अगर जो एक यंग निवेशक है, फर्स्ट टाइम, मतलब मैं जानता हूं कि ये मेरा सवाल एक तरह से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। लेकिन अ, अगर कोई एक इंसान जो शुरू कर रहा है अपनी जर्नी, उसको अगर स्टार्टिंग के लिए, जस्ट टेस्टिंग वाटर्स के लिए शुरू कर, तो उसे क्या करना चाहिए?
दो तीन ऑप्शन है उनके पास। पहला ऑप्शन है कि आप एसआईपी शुरू कीजिए, कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में आप एसआईपी शुरू कीजिए, फ्लेक्सी कैप में एसआईपी शुरू कीजिए, आप बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी शुरू कीजिए, आप इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कीजिए। आप 1 साल 1.5 साल तक निवेश करोगे, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, मार्केट के उतार चढ़ाव, आपकी रुचि बढ़ेगी, आप देखते रहोगे मार्केट को। आपको पोर्टफोलियो आइडियली नहीं देखना चाहिए, पर एक आमतौर पर हम देखते हैं, क्योंकि इतने आसानी से आज मोबाइल फोन पे आपको डेटा अवेलेबल है, तो आपका जो निवेश आप देखते रहते हो, इट इज नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। तो अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और अगर लेट्स से एक इंडेक्स फंड जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है उसमें आपने एसआईपी किया, आपको फ्लेवर मिल जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, इसमें ऐसे उतार चढ़ाव होता है। मिड एंड स्मॉल कैप में भी आप एसआईपी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इवन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो कुछ कहते हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप रिस्की होते हैं, बिल्कुल। अगर आप उसमें लमसम गलत समय में लगाओगे, आपका कैपिटल लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। पर अगर आप एज अ इन्वेस्टर, एज अ फ्रेश इन्वेस्टर आप एसआईपी शुरू करते हैं, तो आपके पास आमतौर पर समय रहता है लंबी अवधि के लिए। आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें भी निवेश कीजिए मिड एंड स्मॉल कैप में, तो आपको जो उतार चढ़ाव है, आपको एग्जैक्टली लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। और फिर 3 4 5 सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप उसको एक्सपांड कर सकते हो अपने होराइजन को। आई थिंक सीखने के लिए एसआईपी से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको लमसम करना है तो ज़रूर आपको एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, पर सीखने के लिए आप अगर एसआईपी से शुरुआत करते हो इन 4 5 चीज़ों में, और क्योंकि आज इतना सारा डेटा, इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा लर्निंग अवेलेबल है, और यंगस्टर्स आजकल खुद रिसर्च करके भी निवेश कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप के माध्यम से मैं निवेशकों को बताना चाहूँगा, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, आप अगर देखोगे कि पिछले 1 साल में किसी मार्केट ने अच्छा किया, किसी सेगमेंट ने अच्छा किया, और आपने उसमें बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो ऐसे निवेश में आपको हताशा हो सकती है, आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि तो वो ऑलरेडी ऊपर चल बिल्कुल। तो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में जो चीज़ चली है उसको देख के आप अगर निवेश करते हो, तो आपको शायद जो एक्सपीरियंस है वो बुरा हो सकता है। पर अगर आप एसेट एलोकेशन को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा थोड़ा पैसा इन 3 4 सेगमेंट्स में निवेश करते हो, तो आपको एक लंबे अवधि में उसका पूरा कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। और जैसे कि आपने कहा, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उसे हम कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जैसे जैसे मार्केट गिरता है आपको ज़्यादा ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, आपको नीचे के स्तर पर यूनिट्स इकट्ठा होते हैं, और जब मार्केट्स वापस ऊपर जाता है तो आपको उसका अपसाइड भी मिलता है। तो नए निवेशक हो तो आपको एक ही चीज़ से डर बचना है कि पास्ट इन्वेस्टमेंट्स या पास्ट रिटर्न्स के हिसाब से निवेश ना करें, क्योंकि बहुत सारे निवेशक आते हैं, वो निवेशक पीछे के रिटर्न्स देख के निवेश करते हैं नए प्रोडक्ट्स में जो काफ़ी अच्छे पॉपुलर हो चुके हैं। आजकल इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की भी बहुत चर्चा हो रही है भारत में, पर वो अगर आप समझते नहीं हो रिस्क को, और आपने कोई एक पर्टिकुलर यूफोरिया में निवेश कर दिया, तो शायद कुछ हद तक आपका फ़ायदा या आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, पर जब वो रिवर्स होता है तो जो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, और आप क्योंकि नए इन्वेस्टर हो, तो शायद आप मार्केट से लंबी अवधि के लिए या परमानेंटली बाहर चले जाओगे, या आपको बहुत इतना, वो कहते हैं ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो वो नहीं होने के लिए स्टार्ट स्लोली बट इंश्योर दैट यू आर इन फॉर द लॉन्ग रन। मतलब गाड़ी चला रहे हैं, आगे देखिए, बिल्कुल, रेयर व्यू मिरर देख के गाड़ी मत चलाओ। केवल रेयर व्यू में मत देखिए, बिल्कुल। देखिए थोड़ा बहुत, लेकिन उतना Yes, नहीं कि yes, जैसे कि गाड़ी yes. रिवर्स में चल रही है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो एफआईआईज हैं चिंतन, ये कब तक बेचते रहेंगे आपके मुताबिक? तो अगर हम देखें नंबर्स के हिसाब से, तो एटलीस्ट मैं जो 21 साल से मार्केट देख रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि घरेलू निवेशकों की जो मार्केट में हिस्सेदारी है वो एफआईएस से ज़्यादा हो चुकी है आज। एफआईएस अगर हम देखें तो 22% से 16% के आसपास आ चुके हैं, घरेलू निवेशक उससे ज़्यादा है। और नंबर्स की बात करें तो भारत की जो 450 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, उसमें से करीबन अभी 75 लाख करोड़ के आसपास एफआईएस के पास है। हमारा ऐसा मानना है कि उन्होंने इतना सारा और क्यों बेचा, 2 कारण थे उसके। क्योंकि आज से 2 साल पहले अगर हम देखें तो भारत ही एक ऐसा मार्केट था जहां पर लिक्विडिटी स्ट्रांग थी घरेलू निवेशकों के पास, और अगर एफआईएस को प्रॉफिट बुक करना था तो वो बेच पा रहे थे। वरना बाकी के अगर हम मार्केट्स देखें तो वहां पर एक तो रिटर्न भी नहीं था और लिक्विडिटी भी नहीं थी कि वो बेच पाए, अमरीकी मार्केट के अलावा। दूसरा, अमरीकी मार्केट, कोरियन मार्केट, ताइवान के मार्केट ने पिछले 2 साल में इतना अच्छा किया है कि अभी ऑब्वियसली कुछ पैसा वहां पर जा रहा था, और भारत में अंडर परफॉर्मेंस आया। भारत में रूपी जो डेप्रिशिएट हुआ, अगर हम रूपी की भी बात करें तो भारत की एक ऐसी करेंसी थी जो पिछले 2 साल में डेप्रिशिएट हुई है। बाकी अगर हम ब्राज़ील, रशिया, यूरोप की भी बहुत सारी कंट्रीज देखें, ऑस्ट्रेलिया, इवन कोरिया, ताइवान, तो उनकी करेंसीज अप्रिशिएट हुई है। तो अगर
फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा था उनकी कंट्रीज में, तो उनको मार्क टू मार्केट गेन भी हो रहा था, उनकी स्टॉक मार्केट अच्छा कर रही थी और करेंसी का भी फायदा हो रहा था। भारत में करेंसी का भी नुकसान हो रहा था और मार्केट भी कुछ रिटर्न नहीं दे रहा था। तो आई थिंक हम इस सिचुएशन पर भी पहुंच चुके हैं कि जहां पर वहाँ की मार्केट्स बहुत महंगी हो चुकी है। क्योंकि अगर हम नंबर्स की वापस बात करें तो इमर्जिंग मार्केट का एक इंडेक्स होता है और भारत का एक इंडेक्स होता है। अगर इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स और भारत के इंडेक्स में जो सितंबर 2024 की अगर बात करें तो भारत 110% महंगा था। हमारा जो प्रीमियम था इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से वो 110% था। पिछले 1.5 सालों में इमर्जिंग मार्केट्स ने इतना अच्छा किया है भारत के मुकाबले कि ये जो प्रीमियम है वो घटकर करीबन 15 से 20% हो चुका है। यानी कि हम अभी लॉन्ग टर्म एवरेज से भी कम हो चुके हैं जो नॉर्मली भारत का प्रीमियम हुआ करता था। वी हैव अंडर परफॉर्म्ड अ लॉट। आई थिंक देयर इज कैच अप पॉसिबल। क्या ये ओवरनाइट होगा मुझे नहीं पता, पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि फॉरेनर्स का जो हिस्सेदारी है वो इतना कम हो चुका है कि कहीं ना कहीं वो वापस आएंगे। और जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थोड़ा यूफोरिया है वो कम हो जाएगा, शायद दिख भी रहा है, एंड क्रूड ऑयल प्राइस, कच्चे तेल के दाम आज $80 के नीचे है, तो अगले 6 महीने में शायद हमें थोड़ी फॉरेनर्स की इंटरेस्ट भारत में वापस आती हुई दिखेगी। कुछ जो बड़े ऑफरिंग्स भी प्लान्ड है उसके कारण भी फायदा होगा। और गवर्नमेंट ने जो भी अभी पिछले 1-1.5 महीनों में जितने भी स्टेप्स लिए हैं, स्पेशली FCNRB वगैरह, उससे भी एक जो रुपये को स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है भारत में। और वैल्यूएशंस सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत एक ऐसा देश है, अगले 10 साल की ग्रोथ निश्चित है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है और उसके साथ साथ जो हमारी आबादी है वो बढ़ने वाली है। बाकी कोई देश ऐसा कह नहीं सकता कि आबादी भी बढ़ रही है और इकोनॉमी स्थिर है। और दूसरा अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस, आज वैल्यूएशंस इतने सस्ते हो चुके हैं कि डेफिनेटली अगर आप कोई भी स्क्रीनर पे देखोगे, कोई भी कंपेयर करेंगे फॉरेनर वर्सेस इंडिया या फॉरेन कंट्री के शेयर्स वर्सेस इंडिया, तो इंडिया के लार्ज कैप उभर कर आएंगे एज गुड बाइस। आपने कहा जैसे एआई का जो यूफोरिया है, क्या आप मानते हैं वो यूफोरिया है कि ये गेम चेंजर होगा अक्रॉस इंडस्ट्रीज? गेम चेंजर हो भी सकता है, पर एक फैक्ट है कि अगर किसी एक इंडस्ट्री में इतना सारा पैसा, इतना सारा केपेक्स होता है और उससे बाकी सभी इंडस्ट्रीज को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही इंडस्ट्री अच्छा करेगी और बाकी कोई इंडस्ट्री अच्छा ना करे। तो डेफिनेटली देयर विल बी वैल्यू एडिशन जो होगा अगर हम अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, पर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए भी सिंक्रोनाइजेशन लगेगा, वो एप्लीकेशंस बनाने पड़ेंगे जिससे रियल वर्ल्ड कंपनीज को फायदा हो। तो उसके कारण हमारी टेक कंपनियों को भी लाभ होगा। पर आज मार्केट ऐसा बिलीव कर रहा है कि टेक कंपनीज का बिजनेस नहीं रहेगा। तो जूरी इज आउट, कह नहीं सकते किस साइड पर जाएगा। पर एक चीज देखी है हमने पिछले, मेरे एटलीस्ट मैंने जो 21 साल में देखा है, मेरे एक्सपीरियंस है कि अगर किसी भी सेक्टर में पेसिमिज्म या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो चुके होते हैं और उनकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अच्छी है, यानी कि उनके कैश ऑन बुक्स है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ अच्छी है, तो जनरली मार्केट में अगर जो एक्सट्रीम पेसिमिज्म है उसका कारण अगर हट जाता है, जैसे कि अगर एआई का रिलेटेड, क्योंकि अगर एआई सक्सेसफुल होता है तो वर्ल्ड में शायद उतना एनर्जी यानी कि पावर ही नहीं है कि वो एआई को सब जगह इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। तो अगर इतना पावर यानी कि एनर्जी कंजम्पशन ही नहीं हो सकता कि एआई सक्सेसफुल हो, तो कहीं ना कहीं एआई एक स्तर तक ही रहेगा, उसके साथ साथ हमारी कंपनियां भी ग्रो हो पाएगी। तो आई थिंक आज अगर हम देखें तो एनर्जी, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग एंड इवन आर टेक्नोलॉजी कंपनीज आर प्रोवाइडिंग गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज वाई लार्ज कैप स्पेस इज अ वेरी गुड स्पेस फॉर इन्वेस्टर्स टू लुक एट। एक चीज जो बहुत अच्छी हुई भारत में पिछले 2-3 साल में थी रिवाइवल ऑफ द प्राइमरी मार्केट। बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनियां आए इंक्लूडिंग योर्स, और बड़े बड़े इशू साइजेस आए और लैप अप हो गए। और अब फिर हम देख रहे हैं, बीच में थोड़ा लल था जब ये वॉर शुरू हुई, लेकिन अब फिर पाइपलाइन देखिए, मेगा आईपीओज। इससे मुझे याद है 20 साल पहले सबसे जब बात करते थे वो यही कहते थे कि यार हमें सप्लाई भी तो चाहिए कंपनियों की। यस। हमारी उतनी बड़ी कंपनियां हैं ही नहीं जो लिस्टेड है जिनमें हम निवेश कर सकते। बिल्कुल। और आईपीओ इन्वेस्टिंग तो हमारे देश में शुरू से ही एक पॉपुलर चीज रही है। क्या म्यूचुअल फंड के जरिए, अगर मैं जैसे आपके किसी भी फंड में, एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मुझे बाय डिफॉल्ट उस आईपीओ में, अगर फंड मैनेजर को वो ठीक लगे, तो क्या मिल जाता है उसमें एक्सपोजर? कि क्या मुझे एक अपनी जो आईपीओ स्ट्रेटेजी है वो मेरी म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी से अलग होनी चाहिए?
तो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो अगर डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जहाँ पर भी उनको अच्छे लगते हैं वो आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंकर बुक में भी निवेश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिल जाता है। आईपीओ के स्टॉक्स में ही नहीं, डाइवर्सिफाइड दूसरे स्टॉक्स में अगर कोई क्यूआईपी हो रहा है, अगर कोई कंपनी फंड रेस कर रही है, हर एक चीज़ में फ़ायदा हो जाता है। तो फंड मैनेजर का जो पर्टिकुलर मोटिव रहता है वो ऐसा रहता है कि इस समय पर निवेशकों के लिए कौन से सेट ऑफ स्टॉक्स, सेक्टर्स कितनी मात्रा में होने चाहिए। अगर कोई बड़ा आईपीओ आता है और वो इन्वेस्टमेंट थीसिस में बैठता है तो डेफिनेटली उसमें भी निवेश करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को हर चीज़ जो उनके इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए प्रोडक्ट चूज करके उनको वो मिल जाती है। और आईपीओ भी एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान होता है किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड के लिए। हर आईपीओ में निवेश करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ महंगे भी होते हैं, पर जहां पर आईपीओ में कॉन्फिडेंस है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, मैनेजमेंट से मिलकर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग अवधि, तो म्यूचुअल फंड्स को डेफिनेटली वो पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। आप एंकर में भी निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड्स, और मेन बुक में भी निवेश करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं एक निवेशक को सोचना चाहिए कि अगर मैं एक म्यूचुअल फंड में हूं तो मुझे उस आईपीओ में एक्सपोजर नहीं मिल रहा। नहीं, मिल जाएगा अगर निवेशक अगर उसमें वर्दी है निवेश। करेक्ट करेक्ट अगर फंड मैनेजर उसमें निवेश करते हैं तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट का जो लाभ है वो डेफिनेटली मिल जाता है। आप एक बहुत पढ़ाकू किस्म के बच्चे थे, बिल्कुल, पढ़ने का बहुत शौक था बहुत आपको, शौक मैं था, देख रहा था। बहुत कोई शौक। ऐसी डिग्री छोड़ी नहीं आपने, सब कुछ सब कर दिया। नौकरी ऐसा नहीं, क्यों? नौकरी पे नहीं लगा तो शायद 3-4 और आ जाते, बट ठीक, भगवान पढ़ाकू थे शुरू से ही? हाँ, भगवान ने मौका दिया था कि पढ़ते रहो कहाँ, पढ़ते यहीं रहो। मुंबई में? बचपन पूरा आपका यहीं हुआ? या नॉट वेरी फार फ्रॉम कॉलेज तो मुझे सिडनम पता कॉलेज, है आप सिडनम सिडनम में आपने कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई की, की थी। लेकिन बचपन भी यहीं था इसी बिल्कुल शहर में? बिल्कुल, शिवाजी पार्क। अच्छा, तो दो ही चीज का शौक है, पढ़ने का और क्रिकेट का। क्रिकेट का? बिल्कुल बिल्कुल, शिवाजी पार्क में अगर हम हैं तो आज फिर आप इट्स नेचुरल ना। सो शिवाजी पार्क, फिर ऑब्वियसली सिडनम कॉलेज है, तो बाद में वानखेड़े बाजू में है, तो सब चीज ऐसे कभी होते कि सोचा कि मैं क्रिकेटर ही बन जाऊं? पढ़ाई कर रहे थे तो क्रिकेटर बन नहीं पाए, बट बिल्कुल शौक बहुत है, क्रिकेट, क्रिकेट का शौक बहुत। बट पढ़ाई में ज्यादा था शौक। हाँ, पढ़ाई करते करते भी क्रिकेट ही देखते थे, रात को 2 बजे हो या 3 बजे। बिल्कुल, वो जब सुबह 3:30 बजे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडीज में में हो तो रात को 3 बजे, वेस्ट इंडीज में हो तो रात को 3 बजे तक, ऑस्ट्रेलिया में तो सुबह 5 बजे तक। और म्यूचुअल फंड में क्या कहीं सोच के आए थे कि ऐसी एक्सीडेंटल हो गया कि उस वक्त नहीं शुरू हो सोचा, रही थी इंडस्ट्री, बढ़ रही थी? हाँ, ज्यादा पता तो नहीं था इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तभी ऐसा कोई सेपरेट लीफलेट नहीं था कि म्यूचुअल फंड ये होता, बट आई थिंक लक हैड इट, और बहुत ही अच्छी तरीके से मौका मिल गया। फर्स्ट जॉब आईसीआईसीआई में, और इतना कुछ सीखने को और मिला वहीं 21 रहे सालों हैं से। आप, मतलब अधिकतर, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला है कि गॉड हैज बीन काइंड। और ये पैसे के प्रति आपने क्या सीखा अपने माँ बाप से? तो कमिंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स उसी के कारण सीए किया, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी डिग्री थी, और इसलिए बाहर जाने पढ़ नहीं सके, क्योंकि बाहर जाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट मोर मनी। बट एक चीज़ जो सीखी वो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, और बड़ों की इज्जत करना इंपॉर्टेंट है। एंड पैसा कितना भी हो, आपको उसका गुरूर नहीं होना चाहिए। आई थिंक दोज वर द थिंग्स, और इसलिए आज भी मतलब कंपेयर टू 21 ईयर्स बहुत फर्क पड़ चुका होगा लाइफस्टाइल में हमारे, पर पैसा इंपॉर्टेंट है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। और जो आज के यंग लोग हैं जो, और अच्छी बात यह है कि आज देखिए हर जगह आप जहाँ देखें कोई भी टॉपर लिस्ट, सब छोटे शहरों से, लो इनकम से भी बच्चे उभर के आ रहे हैं। उन बच्चियों को आप क्या एडवाइस देंगे पैसे के बारे में? क्योंकि एक तरफ बीएनपीएल का भी जमाना है, इजी क्रेडिट का जमाना, करेक्ट। सो खर्चिए ईएमआई। तो एक चीज था कि दूसरों का रहन सहन, चाल चलन देखकर खुद को कम या ज्यादा मत आकिए। खुद को अगर आपको खुशी मिलती है सिंपल थिंग्स करने से तो कीजिए। डोंट एक्सपेंड योर सेल्फ, यानी कि इन्वेस्टमेंट करिए। लंबी अवधि के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद आप वो चीज नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे जो आपने, शायद महंगा फोन फॉर एग्जांपल, राइट, आज आपने महंगा फोन नहीं लिया, पर अगर आपने सही से इन्वेस्ट किया खुद पे, खुद की पढ़ाई पे, और ध्यान दिया अपने जॉब पे या फिर आपके प्रोफेशन पे या फिर बिजनेस में, तो शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद जो लोग खर्च रहे थे 10 साल पहले, आपके पास उससे ज्यादा ताकत भी होगी, आपके पास उससे ज्यादा रुतबा भी होगा, और आपके पास ज्यादा उससे कॉन्फिडेंस भी होगा। तो एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल
मतलब 2 साल पहले तक मैंने गाड़ी भी नहीं खरीदी थी, नॉट दैट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, पर बॉम्बे में आसानी से टैक्सियाँ मिल जाती है और खर्चा क्यों करना। तो हमेशा ऐसा था, खर्चा क्यों करना, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाना है। तो नए जो आज बच्चे आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे कम, सम ऑफ देम कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ देव बीन लकी, सम ऑफ देम आर एकदम ग्रास रूट्स लेवल से आ रहे हैं। एक चीज़ है कि आपको अगर पैसा मिलता है, अगर आपने अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, और उससे आपका जो फायदा होगा 10 साल 20 साल में, वो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज इट्स वेरी इजी आजकल कि भाई 20 साल 22 साल की उम्र में आपको अच्छी नौकरी मिल गई, 25 साल की उम्र में आपने लोन ले लिया, घर खरीद लिया, एंड देन यू आर स्टक इन दैट रेस ऑफ अर्निंग एंड बेसिकली पेइंग द लोन अमाउंट। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके पास मौका है तो पहले आपका 5-10 साल करियर का बनाइए, पैसा कमाइए, सेव करिए, उसके बाद खर्चने के मौके पूरी जिंदगी मिलते रहेंगे जब आपकी फैमिली होगी वगैरह। अगर आप पहले ही खर्च दोगे तो आप हमेशा वो साइकिल से बाहर नहीं आ पाओगे, जिसे कहते हैं डेट साइकिल, या फिर तो वो मजा भी नहीं आएगा आपको। और ये एक आखिरी सवाल, कितना वेल्थ जरूरी होता है एक इंसान के लिए? मतलब हर एक की अपनी अपनी, पर नीड्स जो होती नीड्स तो आई थिंक अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड होती है लोगों की, बट नहीं, वांट्स अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड, हाँ नीड्स लिमिटेड होती है, वांट्स अनलिमिटेड, आपने सही कहा। पर नीड्स वांट्स से भी ज्यादा अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का मौका मिल रहा है आपके हिसाब से, राइट, हर एक आदमी का अलग अलग रहता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट बैकग्राउंड दे केम फ्रॉम, पर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीने का मौका मिल रहा है, अगर आप आपके प्लान कर सकते हो कि भाई अगर मुझे 40 साल 45 साल की उम्र में रिटायर होना है तो भी मेरे पास अच्छा खासा कॉर्पस बन सकता है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए कि आप लाइफ भी जी सके, आप सेविंग्स भी कर सके। और अगर हम नीड्स की बात करें तो क्योंकि आज का मौका ऐसा है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल सो इजीली, राइट। अगर हम पहले देखें तो हमारे लिए ट्रैवल हुआ करता था नाना नानी के घर पे जाना, राइट। आज मेरे बच्चों के लिए ट्रैवल है, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, कभी अमेरिका गए, विच इज प्रोबेबली व्हाट आई हैव बीन एबल टू अफोर्ड फॉर देम। हम उनको लेके जाते हैं, हम भी खुश होते हैं, बट टू इंस्टिल इन चिल्ड्रन द आइडिया और लॉजिक के भाई उनके नाम पे भी SIP करो, बर्थडे है तो उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट मत दो, उनके नाम पे SIP करो। आई थिंक दोज आर द थिंग्स विच यू इंस्टिल इन देम। प्लस अगर खुद के लिए भी हम हमारे वी वांट टू डू एवरीथिंग फॉर अ फैमिली, बट अगर हम सस्ता और अच्छी जिंदगी जी पाए तो उसके ऊपर फोकस करके ऑब्वियसली गिव बैक टू सोसाइटी व्हेनेवर वी कैन, व्हेनेवर वी फील लाइक, राइट। इट कैन बी डिफरेंट एज फॉर डिफरेंट पीपल, बट नो एंड टू द वांट्स लाइक यू सेड, बट नीड शुड बी सिंपल। जितने भी हमने देखे हैं कि सक्सेसफुल बड़े लोग हुए हैं, तो यही दे ऑलवेज बीन हम्बल। शायद वो आपको टीवी पे दिखते भी नहीं है, राइट। नहीं, मैं तो जब मिलता हूँ, 32 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया, मैं यही कहता हूँ कि सब में एक कॉमन थ्रेड, ह्यूमिलिटी, एब्सोल्युटली। तो वो पता भी नहीं चलेगा कि दैट पर्सन इज व्हाट ही इज, क्या नेटवर्थ है। और कई लोग तो हजारों करोड़ के हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं देखा मैंने उनमें। They say the biggest wealth is relationships and what you sow in them. So I think they keep bonds and they keep relationship with the right set of people. Wealth will follow. It's like that. बहुत बहुत धन्यवाद चिंतन आने के लिए। Thank you so much. Thank you. Thank you. बहुत आभारी हूँ आपका, और बहुत मेरी बेस्ट विशेस आपको कि जिस तरह से आप इतने हार्ड वर्क के साथ अपनी हर रिपोर्ट बनाते हैं, Thank you. आप उसी तरह लोगों को गाइड करते रहें। इस देश में भी बहुत प्रगति बाकी है। जैसे आपने कहा 4-5 करोड़ तो यूनिक अकाउंट्स हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, काम बहुत है। हाँ, निवेशक अगर खुश होते हैं तो उसमें हमारी सबसे बड़ी खुशी वही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।